हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेरी वेल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपने पार्ट जो अभी हो चुके हैं 5 उनको कम्प्लीटली देख लिया होगा, क्योंकि इसमें अगर आप कोई भी न्यू सेशन देखते हैं तो उनकी जो चीजें होती है वो पिछले सेशन से रिलेटेड होती है, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे हम देखेंगे कि हमने पार्ट 1 में क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। पार्ट 2 में हमने कूलम्ब्स लॉ की बात करी थी, फिर उसके ऊपर हमने बेस्ड ऑन दैट कूलम्ब्स लॉ नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए उनको हमने डील किया था। उसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनसे आपके कंसेप्ट और स्ट्रोंग होते हैं उनको भी हमने वहां पे डील किया था। आज के हमारे सेशन में हम क्या करने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ को ही यूज करते हुए हम एक न्यू टॉपिक को डील करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझते हैं, जैसे आपने 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, आप मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को भी अच्छे से डील कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। अगर आपको पिछले सेशन अच्छे लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, आराम से पढ़ेंगे। और अब हमारे आने वाले लगभग 6 से 7 सेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही होने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने बचपन में कुछ ना कुछ गेम जरूर खेला होगा। और जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। तो जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो एक फील्ड में खेलते हैं, एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में खेलते हैं, और वहां पर जितने आप रन्स बनाते हो वो ही क्या किए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। सिमिलरली जब भी आप किसी एक टेस्ट चार्ज, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक टेस्ट चार्ज है, इसको मैं किसी फील्ड के अंदर रखता हूं, तो इस पर अदर टेस्ट चार्जेस के कारण क्या क्या फोर्स इन्फ्लुएंस होंगे, इस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट की हेल्प से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट चार्ज के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, कूलम्ब लॉ लगाना पड़ेगा। जनरली आपने देखा भी होगा कि लाइफ में जो भी चार्जेस होते हैं वो पॉइंट चार्जेस नहीं होते, वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाले चार्जेस होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हम क्या करते हैं, उस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के सोर्स को इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट चार्जेस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब हम किसी एक टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालना चाहे तो उसमें इतने सारे इनफाइनाइट टेस्ट सोर्स चार्ज हो जाते हैं, छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल, कि हम कूलम्ब्स लॉ को लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में सॉल्व करने के लिए, एक पर्टिकुलर सोर्स चार्ज का क्या इन्फ्लुएंस होता है, कितने एरिया तक इन्फ्लुएंस होता है, उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये मेरा कोई एक सोर्स चार्ज है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास में एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ। ठीक है, अब ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को कितने फोर्स से खींचेगा, इसकी बात हम करते हैं। तो इस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। द और नीचे आप देखोगे कि नीचे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। अब जैसे जैसे ये आगे आएगा तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होती जाएगी, विच मीन्स फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। फोर्स क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो अब क्या करें, हमने ये देखा कि सोर्स चार्ज के पास का कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स फील होता है, और सोर्स चार्ज से थोड़ा दूर का जो एरिया होता है उसमें थोड़ा वीक फोर्स फील होता है एज कंपेयर टू द चार्ज व्हेन इट इज सिचुएटेड नियरली टू द सोर्स चार्ज। तो हम देखते हैं कुछ एक एरिया ऐसा होता है जिसमें सोर्स चार्ज अपने फोर्स को इन्फ्लुएंस करवाता है। उस सोर्स चार्ज के चारों तरफ अगर आप कोई भी दूसरा चार्ज रखोगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब यही अगर मैं बात करता हूं कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस में 1 किलोमीटर कर देता हूं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का जो वर्ड है
वो ओरिजिन होता है, कॉइन होता है, वो ये बताता है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है जिसमें अगर हम कोई दूसरा सेकंड चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम फील कर सकते हैं। उस फोर्स को हम फील कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा दूर रखेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, पास में रखेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब यही फोर्स पर यूनिट, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द बेसिक थ्योरेटिकल डेफिनेशन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि what is electric field. It is an defined as electrostatic force experienced by unit positive charge. अभी हम इसको किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे अगर हम नेगेटिव चार्ज को भी रखते हैं तो उस पर भी तो फील होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि हमने बाई डेफिनेशन तो पॉजिटिव के लिए दे रखा है। अगर हम नेगेटिव रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? पॉजिटिव की अपोजिट आएगी। So it is a field around the charge body in which if a charge is placed, then it will experience the electrostatic force. Electric field is the property of the source charge, not the test charge. सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है, टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं एक बार और। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखता हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई ये सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, अब इसके चारों तरफ कहीं भी अगर मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखूं तो उस केस में क्या होगा? ये उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा और हम जानना चाहते हैं कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो जिस चार्ज को हम टेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो दिस इज नोन एज योर टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज भी मैंने कैसा रख दिया है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए इस टेस्ट चार्ज को मैं अलग अलग जगह रखूं, यहाँ 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 पे रखूं, अलग अलग जगह अगर मैं इसको रखता हूं तो मुझे अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है। अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को पास में लेके जाऊंगा तो सोर्स चार्ज का जो इन्फ्लुएंस होगा इट विल बी मोर, और जैसे जैसे मैं इसको दूर लेके जाता हूँ सोर्स चार्ज का जो इन्फ्लुएंस होगा ऑन दिस टेस्ट चार्ज विल बी लेस। मतलब अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो फोर्स कम होगा, पास में लेके आऊंगा फोर्स ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा, सर कैसे पता चला? देखिए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसको पास में लेके आता हूं तो इसकी जो स्पीड इंक्रीज होगी पर यूनिट टाइम, या वेलोसिटी इंक्रीज होगी पर यूनिट टाइम, इट विल बी मोर एज कंपेयर टू द हेयर। यहाँ पे जो इसका 1 सेकंड में स्पीड चेंज होगा वो कम होगा, और यहाँ पर 1 सेकंड में जो स्पीड चेंज होगा वो ज्यादा होगा। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी से हम पता लगा सकते हैं कि फोर्स कम है या फोर्स ज्यादा है। तो यहां से पता चलता है, और ऐसी छोटी छोटी चीजों को क्लासेस में ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देखिएगा, इस टेस्ट चार्ज को मैंने यहां रख दिया, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहां देखता हूं कि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं, बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं मैं चीजों को। और जिन स्टूडेंट ने पहले पढ़ रखा है तो वो थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर दीजिएगा। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब देखिएगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू के Q1
Q2 डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है, और ये सोर्स चार्ज है Q और टेस्ट चार्ज है स्मॉल q। सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स R कैप लगाना पड़ेगा यहाँ, विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, देखिएगा अगर फोर्स वेक्टर है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आल्सो वेक्टर। फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होती है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन में आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन में आएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखिएगा, अब आप कहोगे कि सर जो ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। बिल्कुल लगा सकता है, बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्यों नहीं लगा सकता है। तो मतलब सर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका भी आना चाहिए इसके चारों तरफ। टेस्ट चार्ज का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे अभी अपनों ने फॉर्मूला निकाला सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिमिलरली टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट विल बी के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अगर क्यू नॉट की वैल्यू में कम कर दूं बहुत ही स्मॉल क्यू लूं, तो टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, वेरी वेरी लेस। अगर मुझे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैं चाहता हूं किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का उसमें कंट्रीब्यूशन ना हो, तो जो मैं टेस्ट चार्ज यूज में ले रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे सोर्स चार्ज की उसमें टेस्ट चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। दैट्स व्हाई टेस्ट चार्ज जो भी आप यूज में ले रहे हो इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ये आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है। So test charge use would be very very small as compared to that of the source charge, else it will disturb the original charge configuration, ठीक है। ये फोर्स की बात हमने कर ही ली है, फोर्स हो गया। अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है तो। लेकिन हमने यहां देखा अगर क्यू नॉट नेगेटिव हो गया, क्यू नॉट नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव के केस में इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आपकी इस डायरेक्शन में सोर्स चार्ज की। तो उस केस में क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। इफ क्यू नॉट इज नेगेटिव तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझिए एक बार, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, वेरी स्मॉल क्यू नॉट, ठीक है। दिस इज योर सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, समझिए। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है इस चार्ज की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होगा, समझे नहीं आप मेरे हिसाब से, एक मिनट को देखो, यहां से इसको जोड़ो और ये लंबी लाइन लेके जाओ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब हमने चार्ज कैसा यूज में लिया था, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमने कैसा यूज में लिया, पॉजिटिव यूज में लिया। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज की नहीं है बाबू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की है। मतलब क्या है कि अगर आपका सोर्स है पॉजिटिव सोर्स है तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। बात समझ में आ रही है क्या भाई? अगर आपका पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। दिमाग में घुसा के नहीं? बताइए। ऐसे। ये कैसे पता चला? हमने क्या किया, वही पुराने वाला फॉर्मूला यूज करा। अब आपको सर मैथमेटिकल प्रूव करो, अरे यार देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू ई। अब अगर ये पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन एफ ई की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर मान लो वो नेगेटिव है, नेगेटिव क्यू नॉट है, तो उस केस में क्या होगा? एफ ई विल बी क्यू नॉट माइनस ऑफ, माइनस उसको दे दो तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखता हूं और इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, तो इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा। अब इस टेस्ट चार्ज पर मैं देखूंगा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। और अगर ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज होगा तो क्या होगा? अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो देखो, क्यू प्लस, मैंने एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। अब मैं वापस इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूं, तो देख लो क्या दिक्कत है। यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं? और मैंने क्या कहा है कि जब मैं नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट आएगी, बिल्कुल आएगी। अब देखो, अब ये दोनों दोनों तरीके से अपनों ने कंफर्म किया। कैसे किया? जब मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रहा था तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी। नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ गई। ये तो जादू हो गया। जादू क्यों होगा, ये तो होना ही था। ऐसा थोड़ी होता कि नेगेटिव रखेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, नहीं। आपका सोर्स चार्ज तो सेम ही रहा ना। पहले भी सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, पहले भी सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, अब भी सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। पहले हमने पॉजिटिव चार्ज रख के देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर। फिर हमने नेगेटिव चार्ज रख के देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर। मतलब जब जब पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब जब पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। उल्टा करके देखो, जब जब नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा, जब जब नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड। इस पर थोड़ी देर बाद आएंगे। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बेस्ड पर आपके एमसीक्यूज भी बनने वाले हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टू आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्फेयर्स having a mass m hang in equilibrium. Equilibrium means net force equal to zero, net torque will be equal to zero. The length of the each string is L and the angle made by any string with the vertical is theta. Find the magnitude of charge on each sphere in terms of uh, mass, we can say. ठीक है, चलिए करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। देखिए,
ये वर्टिकल। अब आइडेंटिकल स्फेयर है तो मतलब मास भी सेम है, रेडियस सेम है, दोनों पे चार्ज है वो भी सेम है। तो एक स्ट्रिंग लटका दो इधर, एक स्ट्रिंग लटका दो इधर, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे आ गया भैया एक स्मॉल क्यू, यहाँ भी आ गया स्मॉल क्यू, इसका मास m, इसका मास m, स्ट्रिंग की लेंथ l, स्ट्रिंग की लेंथ l। ठीक है। और ये जो एंगल है भैया थीटा, ये एंगल है थीटा। अब इस पे देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। एक तो सबसे पहला बेसिक फोर्स सर नीचे की तरफ लग रहा है mg, नीचे की तरफ लग रहा है mg। ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटवर्ड, इस पे भी लग रहा है आउटवर्ड। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक रिजल्टेंट होगा। ठीक है। इस डायरेक्शन में ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ठीक है। और वर्टिकल के साथ ये एंगल अपना थीटा। और भी चीजें इसमें मैं बताना चाहूँ तो बता देते हैं, चलिए। देखिए, इन दोनों का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लीजिए है 2x, ये डिस्टेंस मान लीजिए x, ये डिस्टेंस मान लीजिए x। और ये l है तो l साइन थीटा विल बी x। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा ऊपर वाले से भी निकाल सकते हो और नीचे वाले उस फोर्स वाले टर्म्स में भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो फोर्स वाली टर्म्स में निकाल लेते हैं। tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, tan थीटा किसके इक्वल होगा, mg डिवाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या fe डिवाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गिव मी 1 सेकेंड। इस डायग्राम को देखो। सो दिस इज बेसिकली t। इस t के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टेंशन इन द स्ट्रिंग, this angle is theta, so this will be t cos theta and this will be t sin theta. In equilibrium what will happen, t sin theta will be equal to electrostatic force, और मैं हाइड हो जाता हूं, t cos theta will be equal to mg। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करो, then what will you get, tan theta will be equal to electrostatic force divided by mg। ये याद रखने का है अपने को, है ना। ये याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो बस बिल्कुल सिंपल सा है। tan थीटा को l और x के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, वो जो करना है वो कर लेंगे अभी। पहले इसको यूज तो लें। तो देखिए, tan थीटा विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय mg। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, k q q
डिवाइड बाय बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। बीच का डिस्टेंस कितना है? 2x का होल स्क्वायर mg। ठीक है। tan थीटा विल बी इक्वल टू k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4 x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg। तो यहां से आप q की वैल्यू आराम से जो ऑप्शन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। इसमें ज्यादा डूबने की आवश्यकता नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन में ले जाते हैं। पहले तो ये वैक्यूम में था सब कुछ, कुछ नहीं था आसपास में पड़ोस में, तो सीधा के क्यू क्यू करके अपने यूज में ले रहे थे। अब अपने क्या कर रहे हैं, इसको एक लिक्विड के अंदर डाल देते हैं। तो जब मैं इसको लिक्विड के अंदर डालूंगा, जो मेरा पूरा सेटअप है, मैं वापस लेके आता हूं मेरे नेक्स्ट पेज पे। जब मैं इसको पूरा लिक्विड के अंदर डालूंगा बाबूजी, तो क्या होगा बाबूजी? देखिए, इस पूरे सेटअप को मैंने लिक्विड में डाल दिया। कोई लिक्विड था, उस लिक्विड के अंदर इस पूरे सेटअप को मैंने डाला। ठीक है। अब जब मैं ऐसे डालूंगा, तो उस केस में क्या होगा? बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड, चार्ज क्या करेगा? लिक्विड के कुछ वॉल्यूम को हटाएगा। और आपको पता है फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स, जब भी हम किसी फ्लूइड को हटाते हैं, तो फ्लूइड हमारे ऊपर फोर्स लगाता है इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, और उसे हम क्या कहते हैं? बायंसी फोर्स। उस केस में इसमें ऊपर की तरफ एक बायंसी फोर्स भी लगने लगेगा। ऊपर की तरफ एक बायंसी फोर्स भी लगने लगेगा। दिस इज बायंसी फोर्स। दिस इज बायंसी फोर्स। नाउ दिस बायंसी फोर्स विल बी लेस देन mg। अगर बायंसी फोर्स ज्यादा होगा तो आपका जो चार्ज स्फेयर से वो ऊपर चले जाएंगे। समझ रहे ना बात? अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो चार्ज फिर ऊपर चले जाएंगे, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा तो चार्ज फिर नीचे ही रहेंगे। अब क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है? टू आइडेंटिकल स्फेयर, पूरी सेम है। ठीक है। नाउ द both the sphere are immersed in a liquid, as of the result the angle does not change, एंगल चेंज नहीं हुआ। The density of liquid is sigma, find the dielectric constant of the liquid। लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए क्या होगा। अब हुआ क्या एक्चुअली में, जैसे ही मैंने इसको लिक्विड में डाला, ये फोर्स चेंज हो गई। पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था एफ ई के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, अब वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो पहले केवल mg लग रहा था, अब केवल mg नहीं लगेगा, अब mg माइनस एफ बी लगेगा। ठीक है। mg माइनस एफ बी लगेगा, क्योंकि अब हम इस चार्ज स्फेयर को देखेंगे। तो इस पर मान लीजिए ये बी है, इस पर इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यू, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ fb। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं mg माइनस एफ बी। और यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन T। ठीक है। अब वही सेम फंडा, थीटा एंगल डज नॉट चेंज। सॉरी, अगर थीटा एंगल चेंज नहीं होगा तो ये भी तो थीटा ही रहेगा। तो ये T cos थीटा, अगेन T साइन थीटा। मान लो T चेंज हो गया तो T डैश कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? अभी भी tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा विल बी एफ ई डैश डिवाइड बाय mg माइनस में बायंसी फोर्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो थीटा था, अब जो थीटा है वो था सेम। दोनों केस में सेम है। पहले वाले क्वेश्चन का जो थीटा था, ये वाला tan थीटा एफ ई बाई एम जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला थीटा है, ये दोनों सेम है, अभी भी सेम है।
ऐसी इसने कंडीशन दी है कि अगर दोनों सेम हुए तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो पहले दोनों को सेम कर दो कि जो एफ ई डैश डिवाइड बाय एम जी माइनस बाई एन सी फोर्स विल बी इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाय एम जी एज पर द क्वेश्चन। नाउ हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के क्यू क्यू डिवाइड बाय इनके बीच का स्क्वायर। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज में लें तो वो क्या होगा, के क्यू क्यू, मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सी, आर का स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ई डिवाइड बाई सी। और सी को क्या लिख सकता हूं फिर मैं, सी को लिख सकता हूं मैं एफ ई डिवाइड बाय एफ ई डैश। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो निकालो भैया। हम्म तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख लो सी, एफ ई डिवाइड बाय एफ ई डैश। तो एफ ई डिवाइड बाय एफ ई डैश, तो ये हो जाएगा एम जी डिवाइड बाय एम जी माइनस में बाय एन सी फोर्स। ठीक है, मान लीजिए रो इज द डेंसिटी ऑफ स्फेयर। पता नहीं क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, क्वेश्चन में गिवन है क्या रो? हाँ, क्वेश्चन में गिवन है रो। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां से बताइए, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज बायएंसी फोर्स, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और वेट क्या होता है, mg, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। अब देखिए, मास ऑफ फ्लूइड को क्या लिख सकता हूं, रो ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, इनटू जी। तो ये बायएंसी फोर्स आ गया। तो सी विल बी इक्वल टू, मास को मैंने लिख दिया रो वी जी एम जी को, नीचे भी यहां रख दिया मैंने रो वी जी माइनस, यहां लिख दिया सिग्मा वी जी। तो ये क्या होगा, वीजी 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 तो कट गए, रो अपॉन में रो माइनस में सिग्मा। ठीक है, रो अपॉन में रो माइनस में सिग्मा। ठीक है, चलिए, तो इसमें ध्यान रखिएगा रो किसका है, सिग्मा किसका है। रो किसका है, ऑब्जेक्ट का, और सिग्मा किसका है, फ्लूइड का। अगर उल्टा कर दे, सिग्मा कर दे ऑब्जेक्ट का, रो कर दे फ्लूइड का, तो उस केस में उसके अकॉर्डिंग आप यूज में ले लेना। इस क्वेश्चन को विद ऑप्शन करने की सिंपल टेक्निक। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके चार्ज स्फेयर नीचे की तरफ कब रहेंगे, जब चार्ज स्फेयर की डेंसिटी ज्यादा हो और फ्लूइड की डेंसिटी कम हो। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे फ्लूइड की डेंसिटी कम होती है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो डूब जाता है। दोनों की सेम होती है तो वो डूब के फ्लोट करता है, तैरता है। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है और फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ऑब्जेक्ट आपका पार्शियली सबमर्ज होकर फ्लोट करता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपके चार्ज पेयर थे वो फ्लूइड के अंदर कंप्लीटली डूबे हुए थे। तो जब वो फ्लूइड के अंदर कंप्लीटली डूबे हुए थे, तो मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट will be more as compared to the density of fluid, फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा थी। इसीलिए यहाँ पे माइनस देखो किसके साथ आ रहा है, ये डेंसिटी किसकी है, ये डेंसिटी ऑब्जेक्ट की है या फिर फ्लूइड की है, बताओ। ये डेंसिटी फ्लूइड की है, बिकॉज फ्लूइड की डेंसिटी कम है। और ये डेंसिटी किसकी है, ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब आप खुद ये सोच के देखिएगा।
अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती तो क्या होते? जैसे ये दो नीचे लटक रहे थे ना, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर कम होती तो ये ऐसे ऊपर की तरफ होते। कैसे होते? ऊपर की तरफ होते तब क्या होता, इधर इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता, ऊपर की तरफ बाइंसी फोर्स माइनस mg लगता, ऐसे बाइंसी फोर्स माइनस mg। ठीक है, तो उतना मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर यहाँ तक कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाते। दो क्वेश्चन अपनों ने किए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपने ने जाना। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। तो सेशन को मैं यहीं वाइंड अप करता हूं अभी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।